अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैंने परसों एक वीडियो परसों तरसों लगाई थी सऊदी अरब के हवाले से कि सऊदी अरब इमारात के उसमें, और उसमें सऊदी अरब की हिस्ट्री, सऊद ख़ानदान की हिस्ट्री वगैरह दी थी, जिसको मुझे बहुत फीडबैक मिला है, बहुत पसंद किया गया और कहा कि हमें इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लगाया करें। तो मेरी अपनी ज़ाहिर है, मैंने अपना बचपन भी अरब कंट्रीज़ में गुजारा है और जवान होते ही पाकिस्तान से वापस मैं जब बाहर निकला हूँ तो पहला कंट्री जो था वो सऊदी अरब था, जहाँ पे 3 साल मैंने जॉब की और बैचलर लाइफ मेरी वहाँ से शुरू हुई। फिर मैंने दुबई में, शारजा और दुबई में 2 साल रहा हूँ और मैं जॉब शारजा में करता था, रहता दुबई में था। और फिर शारजा की, नेशनल बैंक ऑफ शारजा की जॉब छोड़ने के बाद मैंने दुबई में ही यूसुफ हबीब अल यूसुफ कंपनी थी, उसमें भी काम किया। अल बुहैरा इंश्योरेंस में पार्ट टाइम जॉब की है। तो मैं अरब कंट्रीज़ में रहा हूँ, मुझे वहाँ की बारीकियों का भी पता है और मुझे वहाँ के जो डेमोग्राफी है, जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं उसका पता है। सऊदी अरब में हम जब बचपन में, मैं जब गया हूँ 8-9 साल की उम्र में, जब मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे, तो मैंने करीब से चीज़ों को देखा है। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं, आप स्कूल जाते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं। हालांकि मैं सऊदी अरब, हम 5 साल रहे, मैं 13 साल का था तो हम वापस आ गए थे कराची, लेकिन फादर वहीं थे। तो उन 5 सालों में मैं 1 साल ही स्कूल गया हूँ। पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल होती थी वहाँ पे, लेकिन बाकी मेरे फादर मुझे घर में पढ़ाते थे। ख़ास तौर पे इंग्लिश और मैथ्स वो हमारा स्ट्रॉन्ग करते थे मेरे फादर। तो स्कूल 1 साल गया हूँ वहाँ पे। ज़ाहिर पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल था तो सारे पाकिस्तानी बच्चे थे, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस का देखें तो हम जिस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे तो हमारे बराबर में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रहता था। सामने हमारे जो अपार्टमेंट था उसमें एक यमनी फैमिली रहती थी। उसके बराबर में एक छोटा अपार्टमेंट था, उसमें एक कपल एक बच्चे के साथ इजिप्शियन था। ऊपर एक यमनी फैमिली थी जिसके लड़के से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। सामने जो यमनी फैमिली थी उसका बेटा अहमद। अच्छा, मैं पोस्ट स्टैम्प्स जमा करता था उस ज़माने में। आपको याद होगा कि अब तो ये ख़त्म हो चुका है, आजकल डिजिटल दौर में आज की जनजी को पता नहीं पोस्टल स्टैम्प, वरना मैं कॉइन्स भी जमा करता था। और मेरे पास इवन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉइन था जो मुझे मेरी दादी ने दिया था, और वो ज़ाहिर है फिर मेरी इतनी पाकिस्तान छोड़ने से वो गुम कहीं हो गया। तो मेरे पास कॉइन्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे और मेरे पास स्टैम्प्स बहुत अच्छी थी। तो वो जो ऊपर के फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जो यमनी फैमिली रहती थी, उसका लड़का भी स्टैम्प्स जमा करता था। वो यमन की अच्छी अच्छी स्टैम्प्स देता था। हदरमौत, जिसके लिए आजकल झगड़ा चल रहा है इमारात और सऊदी अरब, हदरमौत एक इलाका है यमन का, उसके इतने खूबसूरत स्टैम्प होते थे। और इथियोपिया के और काफ़ी। तो मुझे शुरू से, आप कह लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरी शुरू से एक नॉलेज की वो होती थी। मेरे फादर रोज़ अपनी सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे, तो वापस आते थे तो वो एक इंग्लिश अखबार और 2-3 अरबिक अखबार, औकाज़ अखबार आता था, और तो अरबिक अखबार लेके आते थे। तो मैं वो पूरा दिन घर में बैठा होता था, क्योंकि स्कूल तो मैं 1 साल ही गया हूँ, तो मैं पूरा अखबार चाट जाता था। और उसमें से भी फ़ोटो काट के, जैसे जॉर्डन का किंग हुसैन बिन तलाल आता था सऊदी अरब, उसकी तस्वीरें किंग खालिद के साथ मिल रहा था। और मैं शुरू से इन चीज़ों में रहा हूँ। और मेरे फादर के भी इतने कोई ख़ास दोस्त नहीं होते थे, तो वो घर पे आते थे तो पॉलिटिक्स पे मुझसे बड़ा डिस्कस करते थे। जैसे भुट्टो आता था शाह फैसल से मिलने के लिए, तो उस पर कई बार मुझे बताते थे कि भुट्टो क्या है, पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स, ये वो। तो शुरू से मैं इन चीज़ों में रहा हूँ तो मुझे पता है। अजीज़ दोस्तों, मेरी एक और मैंने स्टडी की है सऊदी अरब के बाद इमारात की। इमारात में मैं दुबई के बारे में बता दूं कि दुबई है ना, वो 1971 में आज़ाद होता है, 62 में शायद कुवैत आज़ाद होता है, 32 में सऊदी अरब बनता है, और बहरीन, कतर और इमारात को 71 में आज़ाद किया था ब्रिटिश ने। तो जब आज़ादी से पहले दुबई का जो रूलर था वो सईद बिन मखदूम अल मखदूम था। वो 1912 से 1958 तक दुबई एक
छोटा सा गांव था, फिशरमैन विलेज कह लें। और दुबई का सईद बिन मखतूम जब गुजर जाता है 58 में, तो उसका बेटा राशिद बिन सईद अल मखतूम रूलर बनता है, जिसके ज़माने में दुबई को आज़ादी भी मिली। और 1990 तक राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई का रूलर रहा और दुबई के मॉडर्नाइजेशन में इसका बड़ा हिस्सा रहा है। राशिद के बाद उसका बड़ा बेटा मखतूम बिन राशिद अल मखतूम बना 90 में और 2006 तक वो रहा। इसके बाद वो गुजर गया तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम बना, जो 2006 में बना और आज 20 साल से मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। दुबई इन तीनों यानी राशिद अल मखतूम, उसका बेटा मखतूम बिन राशिद और फिर मोहम्मद बिन राशिद, इन तीनों के ज़माने में दुबई ने शूट किया। देखें, जब शेख राशिद थे 1958 में जब वो बने, तो दुबई एक छोटी सी पोर्ट थी, ट्रेडिंग पोर्ट। वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी दुबई में, एक गांव जैसी सूरत हाल थी। कोई आज जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, उस ज़माने में तो कोई बिल्डिंगें कुछ भी नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इवन पानी नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी। राशिद अल मखतूम जो कि मोहम्मद बिन राशिद के फादर थे, उन्होंने देखा कि दुबई की इकोनॉमी सिर्फ मोतियों पे चलती है, क्योंकि वहाँ के समंदर से तैराक जाते थे, मोती निकाल के लाते थे और मोतियों पे इनकी इकोनॉमी चलती थी। लेकिन 1930s में जब जापान ने नकली मोती बनाने शुरू किए कल्चर्ड पर्ल्स के नाम से, तो ये मार्केट, दुबई की पर्ल्स की मार्केट क्रैश कर गई और दुबई के पास कुछ भी नहीं था और दुबई में लोग भूखे मर रहे थे और दुबई के लोग भागने लगे, इधर उधर जाने लगे। शेख राशिद के फादर, शेख मोहम्मद के फादर शेख राशिद सोचने लगे और उन्होंने कहा कि हमें कुछ रिवॉल्यूशनरी करना होगा और उन्होंने एक जुआ खेला। 1959 में उन्होंने अमीर बनते ही, दुबई के रूलर बनते ही, उन्होंने कुछ $1 मिलियन कुवैत से उधार लिए। कुवैत में पेट्रोल आ चुका था, सऊदी अरब और कुवैत में और अबू धाबी में भी पेट्रोल आ चुका था। आपको पता है कि इमारात, अगेन उन साहब की ईमेल मुझे याद आ जाती है जो कह रहे हैं इमारात नहीं है अमारात है, तो इग्नोर करें, मेरे मुंह पे इमारात बचपन से चढ़ा हुआ है। तो फिर एनीवे, इमारात 7 छोटी छोटी स्टेट्स पे वो था। जब ये आज़ाद हुआ था तो एक कंट्री यूनाइटेड अरब इमारात बनाया था, जिसमें साइज के हिसाब से अबू धाबी वॉज ह्यूज। फिर पेट्रोल अबू धाबी में बहुत निकला था, तो अबू धाबी वॉज ह्यूज। दुबई दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन वेरी फार फ्रॉम अबू धाबी। तो राशिद ने कुछ $1 मिलियन कुवैत से उधार लिए और इन्होंने कहा कि हम दुबई पे एक पोर्ट बना रहे हैं, बड़ी वाली। सब ने इसको का मजाक उड़ाया कि अबे क्या कर रहे हो, पागल हो, खाने को पैसा नहीं है, तुम्हारा पोर्ट कौन यहाँ पे यूज़ करेगा एक छोटे से गांव में। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं यहाँ पे एक पोर्ट बनाऊंगा और यहाँ से लोग गुजरेंगे तो यहाँ पे हमें इसका भाड़ा देंगे, और सब कुछ हुआ। 66 तक ये सब चलता रहा। 66 तक सऊदी अरब, अबू धाबी, कुवैत, इराक, यहाँ से ईरान, सबसे पेट्रोल निकल चुका था और दौलत आनी शुरू हो गई थी, लेकिन दुबई में कुछ नहीं था। लेकिन फाइनली दुबई में पेट्रोल आया। जब दुबई में पेट्रोल आया तो शेख राशिद ने कहा कि जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये बताया गया है कि इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है यहाँ पे और हम तो अबू धाबी के तो मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमें अपनी इकोनॉमी ऐसी बिल्ड करनी होगी जो पेट्रोल से हट के हो। और उसने ये है कि ये प्रेडिक्शन की थी कि मेरे ग्रैंडफादर ऊंट पे सफ़र करते थे, मेरे फादर ऊंट पे सफ़र करते थे, मैं आज मर्सिडीज़ में सफ़र कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लैंड रोवर में सफ़र करेंगे, उसके बच्चे लैंड रोवर में सफ़र करेंगे। लेकिन अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हट के नहीं सोचा तो फिर उसके बच्चे हैं ना, वो वापस ऊंट पे सफ़र करेंगे। 1985 में दुबई में एक एयरलाइन का स्टार्ट होता है।
एक ब्रिटिश एविएशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और उसके हवाले $10 मिलियन किए दुबई की गवर्नमेंट ने कि चलो भाई एक एयरलाइन स्टार्ट करो। इन्होंने कुछ जहाज़ पाकिस्तान की पीआईए से लीज पे लिए और एमिरेट एयरलाइन का स्टार्ट होता है। शेख राशिद के गुजरने के बाद मखदूम उनके बेटे बने, लेकिन फिर 2006 में जब मखदूम गुजर गए तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, मैं मानता हूं कि इस दुनिया का मोस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। आज आपको दुबई जो नज़र आ रहा है, दुनिया भर से लोग वहाँ जा रहे हैं। आप यकीन माने कि 9,800 मिलियनेयर्स खाली लास्ट ईयर दुबई जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया का मिलियनेयर बिजनेसमैन दुबई जाने के लिए भाग रहा है। अभी कल की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ब्रेंट ली ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया है, परमानेंटली दुबई मूव कर गए। इंडिया के कितने मिलियनेयर दुबई मूव हो गए। दुबई ने, एक मिलियनेयर को क्या चाहिए होता है, बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? उसकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, उसकी और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी, क्राइम फ्री सोसाइटी, लग्जरियस सोसाइटी, सब चीज़ें हैं दुबई में। दुबई के रूलर्स ने सब चीज़ें प्रोवाइड की हैं। वहाँ पे क्राइम नहीं है, वहाँ पे हर आदमी सिक्योरिटी की फीलिंग के साथ गुजर रहा है। वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे टैक्स फ्री है। तो ये मोहम्मद बिन राशिद ने 2006 के बाद दुबई को शूट किया। देखें, मैं जब 84 से 87 सऊदी अरब में रहता था ना, तो मेरे सऊदी अरब में कई बिजनेसमैन दोस्त थे, हमारे मेमन बिजनेसमैन, जो अफ्रीका से कपड़ा मंगवाते थे, गारमेंट्स मंगवाते थे। उस ज़माने में चाइना का इतना दौर नहीं था, लेकिन शुरू हो गया था, क्योंकि हाजी जो आते हैं उम्रे और हाजी करने वाले, वो गिफ्ट्स छोटे छोटे लेके जाते थे अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हदिया के तौर पे बांटने के लिए। तो वो चाइना की छोटी मोटी तस्बीहां और ये सब मिलती थी। तो ये दुबई बहुत कम जाते थे। वो कहते थे नहीं दुबई में इतना नहीं है। लेकिन फिर मैं जब 88 में दुबई गया तो मुझे दुबई कंपेयरिंग टू सऊदी अरब कम डेवलप्ड लगा, लेकिन फ्री सोसाइटी थी। सऊदी अरब में सख्तियाँ बहुत थी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मतलब जकड़ थी, मुल्लाओं की पूरी कंट्रोल था। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त की दुकान थी गारमेंट्स की मार्केट में, जद्दा में। तो मेरी जॉब 1-1:30 बजे ख़त्म हो जाती थी। रियाद बैंक में मैं जॉब करता था, सुबह 8 से 1:30-2 बजे मैक्सिमम। मैं घर आता था, खाना वाना खा के शाम को किसी भी दोस्त की दुकान पे जाता था। और तो मेरे उस दोस्त की गारमेंट्स की दुकान थी, तो मैं उसकी दुकान में बैठा था। तो असर की नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज के टाइम पे आपको दुकानें बंद करनी है। तो असर की नमाज के टाइम पे, इससे थोड़ा पहले, मेरा दोस्त कहता है, सिकंदर नाम था उसका, कहता है यार आरिफ थोड़ा तो दुकान संभाल, तो मैं 1.5-2 घंटे में आता हूँ, मेरे कुछ काम है। मैं ठीक है, मैं बैठा था दुकान में। तो असर की नमाज का टाइम हुआ, मैंने दुकान का शटर नीचे किया और बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तो एक मौलवी आया मुतव्वा, और उसके हाथ में डंडा था, क्योंकि ये लोग डंडों के ज़ोर पे नमाजें पढ़वाते थे। और उसके साथ पुलिस वाला था। तो मुझे आके मौलवी कहता है तेरा बताका यानी आइडेंटिटी कार्ड। मैंने आइडेंटिटी कार्ड दिया तो उसने देखा भी नहीं और जेब में रख लिया और जाने लगा, साथ में पुलिस वाला। मैं उसके पीछे पीछे, मैंने कहा भाई साहब मेरा बताका तो दे दो। तो कहता है नहीं, मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, देखता हूँ कि तुम यहाँ पे खड़े होकर नमाज के टाइम पे सिगरेट पी रहे होते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। तो मैं तो शुरू से एक बागी मुसलमान रहा हूँ कि मैं कभी इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता था। मुझे याद है एक बार मैं मक्का में, इसी तरह मैं वीकेंड पे मक्का चला जाता था। तो मक्का में मगरिबी असर का टाइम था, सब मार्केटें बंद करके दुकान और हरम शरीफ की तरफ जा रहे थे। मैं उधर ही पीछे गलियों में खड़ा घूम रहा था, सिगरेटें पी रहा था। तो मुझे एक पाकिस्तानी 2 लड़के भाग रहे थे मस्जिद की तरफ, हरम शरीफ की तरफ। मुझे गाली दे के कहा, बहन की गाली दे के, साले तो इधर सिगरेटें पी रहा है, नमाज नहीं पढ़नी। तो मैं शुरू से भागी रहा हूँ। खैर वो मुतव्वा मस्जिद में चला गया, मैं भी इसके पीछे पीछे। मैंने कहा नहीं मैं सिगरेट ख़त्म करके आ रहा था। कहता नहीं मैं रोज़ देखता हूँ तेरे को।
और जब हम नमाज पढ़ के वापस जा रहे होते हैं तो तू यहाँ पे ही खड़ा होता है, सबसे पहले दुकान भी तू खड़ा खोल लेता है। खैर, मैंने उसके साथ बैठ के नमाज पढ़ी, उसके हाथ पांव जोड़े। उसने कहा नहीं, मुझे हजाम की दुकान पे ले गया और हजाम को बोला इसका सफ़ा चट करो। मैंने कहा यार मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैं रहम कर मेरे ऊपर। कहता है नहीं। वो चला गया बताका लेके, कहता है मैं आऊँगा थोड़ी देर में, इसका गंजा कर। और हजाम को मैंने समझाया कि चल ऐसा कर, उस्तरा नहीं फेरना, मशीन फेर दे। उसने मशीन फेरी, हल्के हल्के बाल रह गए। मुतव्वा आया 15 मिनट 20 मिनट बाद, कहता नहीं नहीं चमक आनी चाहिए, उस्तरा मारो इसके ऊपर। खड़े होके उसने उस्तरा मरवाया, फिर मेरा बताका मुझे दिया। इतना सख्त था। एक बार वहाँ पे क्या है कि टेलीफोन, ज़ाहिर मोबाइल तो नहीं थे, और इवन घरों में भी टेलीफोन एक लग्जरी होती थी, तो वहाँ पे टेलीफोन सेंटर बने होते थे, उसमें 17-18 कैबिन होते थे, और वहाँ जाके आप अपने घर पे पाकिस्तान फ़ोन कर सकते हैं। तो एक बार रात को कोई 10:30-11 बजे मैं एक ऐसे ही टेलीफोन सेंटर में फ़ोन वोन करके वापस आ रहा था, तो पुलिस ने रोक लिया। सन्नाटा था। बताका दिया। कहता है कहाँ गए थे? मैंने कहा वो टेलीफोन सेंटर फ़ोन करने के लिए गया था। कहता है इस इलाके में डकैती हुई है अभी आधे घंटे पहले, तू घर चला जा और कल पुलिस स्टेशन से आके बताका ले जाना। मैंने कहा क्यों? कहता अगर चोर नहीं मिला डकैती करने वाला तो तू पकड़ा जाएगा। मैं इतनी बार फंसा हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ पुलिसों के चक्कर में, मार भी खाई है। एक बार मैं सोने की चेन पहनी हुई थी, सफ़ेद शलवार कमीज थी, टोयोटा क्रेसिडा सफ़ेद गाड़ी मेरे पास थी। दोपहर को मैं फारिग होता था तो मैं मुख्तलिफ इलाकों में, मेरे दोस्त जो हैं वो पथारे लगाते थे, मेमन लड़के, तो मैं उन मार्केटों में, तो मैंने गाड़ी पार्क की, आधा कांच खुला हुआ था गाड़ी का, और मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा गप्पे मार रहा था। तो बल्दिया वाले आए, बल्दिया मीन्स म्यूनसिपलिटी वाले, साथ में पुलिस। तो मेरे सारे दोस्त इलीगल थे बेचारे, उम्रे के वीज़ा पे आते थे और धंधा करते थे, तो वो चादर के 4 कोने पकड़ के पथारे उठा के भाग रहे थे। मैं नहीं भाग रहा था क्योंकि ना मैं पथारा लगाता था ना मैं इलीगल था। तो साथ ही फिर बल्दिया वालों के साथ एक पुलिस गाड़ी आई, उसने मेरी गाड़ी खड़ी थी उसके साथ ही गाड़ी खड़ी कर दी। तो मुझे कहता है बताका। मैंने बताका दिया। वो नीचे उतरा गाड़ी से और मुझसे बताका मांगा। मैंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना था, सोने की चेन थी। मुझे कहता है ये क्या है? मैं कहा चेन है। सोने की है। मैंने कहा सोने की है। कहता है तुम्हें पता है इस्लाम में आदमियों के ऊपर सोना हराम है? अच्छा, मैंने देखा कि इसने सोने की घड़ी पहनी थी। तो मैंने कहा कि ये तुमने भी तो घड़ी पहनी और इस्लाम में हराम है, कानून में तो यहाँ पे मना नहीं। छटाक से जो मेरे को इसने चमाट मारी तो यहाँ से खून, मेरी सफ़ेद शलवार कमीज पे खून। कहते हैं एक तो हराम काम करते हो, ऊपर से मुझसे बहस करते हो। और यहाँ शरिया है, सऊदी अरब में शरिया कानून है यहाँ का, तो जो शरिया में हराम है वो कानूनन गलत है। इतनी देर में वो दूसरा पुलिस वाला पुलिस की गाड़ी से उतर के आया। कहता है क्या हुआ? कहता है एक तो हराम काम कर रहा है, दूसरा मेरे से बहस कर रहा है। दोनों ने मिलकर जो मुझे मारा है, कूटा है। और फिर पुलिस जीप थी वो, तो जीप में पीछे मुझे बिठाया। मैं कहा मेरी गाड़ी का कांच खुला हुआ है, बंद तो करने दे, लॉक तो करने दे। कहते हैं ये सऊदी अरब है, तेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे आधा घंटा सड़कों पर घुमा के वापस उधर ही छोड़ के बताका दे के चले गए। इस तरह के छोटे छोटे मेरे साथ बड़े वाक़यात हुए। तो दुबई मुझे इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगता था। वहाँ तो शराब खाने थे, मैंने पहली बार शराब पीनी शुरू की उधर। एक वक्त आया था कि मैं रोज़ जाके वो बार डांसर का बार होता था, वहाँ पे बार डांसर्स के डांस देखता था और विस्की पीता था। तो दुबई मुझे मतलब फ्री ज़्यादा लगा। वहाँ पे इतना इस्लामाइजेशन या इस्लामिक शरिया के हिसाब से और चीज़ें नहीं थी, लेकिन डेवलप्ड इतना नहीं था जितना जद्दा और रियाद थे। लेकिन बहरहाल इसके बाद जो ख़ास तौर पे ये मोहम्मद बिन राशिद ने जो दुबई को नॉन ऑयल, उस पर आप ये देखें कि दुबई की इकोनॉमी जो बग़ैर ऑयल की इकोनॉमी वो $1 ट्रिलियन की, इतना सा दुबई है भाई, इमारात की इतना सा दुबई। और अबू धाबी भी सऊदी अरब के मुकाबले में क्या है इनकी साइज़, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत ही, मतलब इसने जब मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि मैं पाम जुमेरा पे
आर्टिफिशियल आइलैंड बनाऊंगा। लोगों ने कहा यार ये बेवकूफ़ है, क्या कह रहा है। आज पाम जुमेरा आप देखें, दुबई का मोनोग्राम बना हुआ है। तो 7 स्टार होटल दुनिया का पहला वहाँ पे बनता है। लोग कहते हैं कि दुबई इसलिए रिच है कि वहाँ पे पेट्रोल है। अबू धाबी पेट्रोल की वजह से रिच है, सऊदी अरब पेट्रोल की वजह से, कुवैत, कतर, ये इराक वगैरह, लेकिन दुबई पेट्रोल की वजह से रिच नहीं है। आज के हिसाब किताब में दुबई के टोटल जीडीपी का 1% पेट्रोल की वजह से है। टूरिज्म, ट्रेड, लॉजिस्टिक। आप देखें सऊदी अरब में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमान हाजी उम्रे करने जाता है, लेकिन आज भी टूरिज्म में सऊदी अरब दुबई से, इमारात से पीछे है। इमारात की $57 बिलियन की टूरिज्म इंडस्ट्री है 2025, सऊदी अरब 41 बिलियन। कतर बराबर में इतना अमीर है, गैस और पेट्रोल के हिसाब से तो कतर बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन वहाँ पे 8 बिलियन टूरिस्ट किया है। तो यह है कि बहुत ही दुबई और इमारात की बात ही और है। लेकिन मुझे आज आगे भी सऊदी अरब के हवाले से कुछ चीज़ें थी और बात करनी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।